सर इस पे यूजर नेम कौन सा यूज करना है? यूजर नेम जो आपको मैंने पहले दिया था पुराने सिस्टम का, क्लाइंट 500 पे, वही यूजर नेम है आपका। यूजर नेम सर, आपने सर रिवाइज किए थे कुछ? नहीं नहीं, मैंने आपको क्लाइंट 500 की लॉगिन भेजे थे शुरू में जब सर्वर दिया था। आप उसी पे जाए ना, नए वाले पे ना जाए। नहीं नहीं सर, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ। सर जी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, जरा पूरा ऊपर चैट में मैसेज से देखें, आपको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन सर्वर, इंस्टेंस नंबर, सिस्टम आईडी, क्लाइंट 500। क्या ढूंढ रहे हैं आप इसमें? सर एक मिनट। यूजर नेम मैं आपकी व्हाट्सएप चैट पे हूँ, आप किधर हैं? मैं मैं सर कॉपी व्हाट्सएप करके पे ही हूँ। पेस्ट करता हूँ, ये जरा देखेंगे। इसमें पासवर्ड वो नहीं है जो मेंशन्ड है इधर। ठीक है। पासवर्ड चेंज है, याद आ गया? जी सर, ये तो है, बिल्कुल है। जी सर, इसमें पासवर्ड बस दूसरा है, बाकी यूजर नेम तो वही है। चले सर, मैं अभी ट्राई करके चेक कर लेता हूँ। जी कर देखें। ओ इस कर ले। जी सर, हो गया। हो गया सर? जी सर, हो मसला तो नहीं गया है? हो गया। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है। कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की? नहीं सर, लॉगिन हो गया। बस ठीक है, शुरू करते हैं फिर। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं सर। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बाकी सारी नोटपैड की कॉन्फ़िगरेशन फ्यूरी की सारी वही है, वो चेंज नहीं होगी, वो एग्जैक्ट वही है। ओके सर। हाँ, प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो चुका है, दोबारा से बनाते हैं। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सीपी रेफरेंस IMG और स्ट्रक्चर। अब जरा थोड़ा सा तेज काम करेगा सर्वर, अब ठीक चलेगा, वो फील भी होगा जब यूज करेंगे। उस वक्त थोड़ा सा ना प्रॉब्लम था, लेकिन वो बस ये हेक्टिक हुआ, लेकिन वो मैं कर देता हूँ कंफिगर। आप लोगों ने कंपनी कोड पूरा बना लिया था? कहाँ तक किया था आप लोगों ने? सारे अभी सेशंस मेरे नहीं हुए थे, मेरे एक दो सेशंस अभी रहते थे।
आवाज आपकी कट रही, कुछ समझ नहीं आई, दोबारा कहिए। 1 से 2 सेशंस हमारे अभी रहते थे। माइक को ना थोड़ा सा जरा दूर रख के बोलिएगा आगे। अभी ठीक है, लेकिन वो आवाज ना थोड़ी सी होती है, ओके अगर सर। बिल्कुल सामने हो ना माइक। सर मैंने सारी कर ली थी, सिर्फ डनिंग की रहती थी। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब जहां तक हम कल गए थे वहां तक आप आ चुके थे? जी सर, आ चुके थे। तेज तो नहीं फील हुआ कल? नहीं सर, ठीक। काफ़ी स्पीड थी सर कल। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जो इश्यूज थे वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे। मौज लगी हुई, 2 बार कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप लोग, A to Z, पूरी की पूरी, क्या चीज़ कैसे किधर कॉन्फ़िगर हो रही है। कंपनी कोड और कंपनी हमने डिफाइन किया। अच्छा, अब ये जो टी कोड्स है ना, इनको रिवील करने के लिए मैं स्टेप दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ से ये रिवील हो गए सारे के सारे कोड्स। बिजनेस एरिया मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एरिया प्रोडक्ट लाइन के लिए है, जितनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए एक बिजनेस रेवेन्यू गेन करेगा, तो सेगमेंट के अंदर फर्दर रेवेन्यू की सेग्रीगेशन बिजनेस एरिया वाइज होती है, P&L स्टेटमेंट की। सेगमेंट भी होता है लेकिन बिजनेस एरिया सेगमेंट का पार्ट होता है। सेगमेंट एट द टॉप, उसके नीचे बिजनेस एरिया वाइज सेग्रीगेशन होती है।
अच्छा, बिजनेस पार्टनर की जो कॉन्फ़िगरेशन कल की वीडियो में होगी वो डिफरेंट होगी। अब मैं इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा आपको बिजनेस पार्टनर की, वो हम प्रोजेक्ट्स पे करते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैंने वेट किया हुआ है, हर सेशन में दिखाता है इसलिए नहीं, मैंने कहा प्रोजेक्ट पे जाए बंदा तो वहां देख ले। लेकिन आप लोगों को मैं इसमें दिखा दूंगा, वो थोड़ी सी फास्ट ट्रैक होती है, वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी। उसमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे हम। उसमें ज़्यादा गहरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हम, जो प्रोजेक्ट्स पे होती है। उसमें क्लाइंट से पूछा जाता है कि बिजनेस पार्टनर इन डेप्थ होगा या बेसलाइन जो एसएपी ने दिया हुआ है उसी को करेंगे, उस पर फिर डिसाइड हो जाता है। तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर इसमें ईयर 27 नहीं आएगा? वो हमारी मर्जी है, मैंने 3 साल के लिए ओपन कर, मैंने 2 साल के लिए ओपन कर दिया, अब पहले साल के लिए किया था, वो मेरी चॉइस है। मैं जी ट्वेंटी सर सेवन ठीक। 28 30 जितना टेन्योर देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। और सर लेकिन एडिशनल पीरियड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उस पर नहीं पड़ता, वो उसी सीक्वेंस में चलेंगे 2026 से 2028 तक। उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ जो मेन ईयर्स हैं उनमें सिर्फ ये होगा कि फाइनल ईयर के अंदर वो जो पीरियड नंबर 16 है, 13 to 16 है, वो फिर जी क्लोजिंग के लिए यूज होंगे। जी सर आप ठीक। इसकी बात कर रहे हैं ना, कि इसकी बात कर रहे हैं? जी सर एडिशनल पीरियड की, हाँ ये वाले। ये वाले बेसिकली आपको बताया था पोस्ट क्लोजिंग होते हैं ना, तो 1 साल जी एक्स्ट्रा सर। देना पड़ता है। तो यहाँ जब 2 साल एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 2028 के अंदर 2027 के स्पेशल पीरियड्स मैनेज हो जाएंगे, ये जी होगा। सर ठीक। लेकिन हाँ, ठीक है। 2028 से आगे फिर पोस्टिंग नहीं ना होगी, फिर वापस आके यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। जी 2028 तक सर। वी आर गुड। तो हाँ, अगर 2029 की बात करेंगे तो 2029 क्योंकि शुरू नहीं हो सकता, तो 2028 के अंदर जो स्पेशल पीरियड्स हैं 2027 के मैनेज होंगे। लेकिन 2028 के स्पेशल पीरियड्स मैनेज नहीं हो सकेंगे क्योंकि 2029 अभी ओपन नहीं है, क्योंकि जी सर 2028 ठीक। के स्पेशल पीरियड्स 2029 में आएंगे। इस तरह से होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, कॉस्टिंग का है। जी सर। जो कॉस्टिंग की पीरियड्स अगर आपको स्पेसिफाई करना है स्पेसिफिक कॉस्टिंग मंथ्स का तो फिर वो अदरवाइज नहीं।
एक मिनट दीजिएगा बस। अच्छा जी, फील्ड स्टेटस हमने कर लिया है। फील्ड स्टेटस पे क्वेश्चन तो नहीं है कि वो इस पे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आप लोगों के? फील्ड स्टेटस क्या था, हम किस लिए डिफाइन करते हैं, ये जो ग्रुप होता है जो जीएल के साथ लगता है, कोई क्वेश्चन है इस पे? ब्लैक का मतलब है कोई भी फील्ड शो नहीं हो रही, सब हिडन है। ब्लू का मतलब है सर्टेन फील्ड्स आर हिडन, सर्टेन सर्टेन आर अवेलेबल फॉर ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। तो जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो जब किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं, तो तब ये फील्ड स्टेटस ये कंट्रोल करता है कि वो जिस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं उसमें कोई फील्ड हमने शो करनी है या हाइड करनी है या रिक्वायर्ड मार्क करनी है, ये उसके लिए होता है। ये अब हम यूज नहीं करते, ये बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो में होता है, लेकिन अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि सीईओ जो है वो ऑटोमेटिकली वो है, कनेक्टेड है इसके साथ। सेटअप करना है। वो सिस्टम बिल्कुल एम्प्टी था, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी। ठीक है। अच्छा है, वैसे दोनों वीडियोस आपके पास होंगी। कल की कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक नॉन बेस्ट प्रैक्टिसेस सिस्टम पे की है, आज मैं जिस पे कर रहा हूँ वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ है। थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का बेसिकली काम ये होता है कि सीपी ने कुछ डिफॉल्ट सेटअप किया होता है, वो सिस्टम में इंक्लूड कर देते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम में होता है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम होते हैं उनमें नहीं होता। तो वोटेशन कॉर्पोरेट के लिए थी, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि काइंडली बेस्ट प्रैक्टिसेस ना रखें, तो उन्होंने नहीं रखी, सर्वर एम्प्टी था।
सर ये बताइएगा, यहाँ पे ये जो नंबर आप देते हैं किस पेज पे देते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट का? ये अकाउंट का नंबर मैं इस बेस पे देता हूँ कि ये लिखा हुआ है जनरल जीएल अकाउंट्स। जी रिटेन सर। अर्निंग्स का अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में आता है कैपिटल अकाउंट के नीचे। ये इक्विटी जी सर, अकाउंट्स का पार्ट होता बिल्कुल। है, पीएनएल में नहीं आएगा। तो जी मैं सर, क्या बिल्कुल करता ऐसे हूँ, ही। मैं लास्ट बैलेंस शीट का अकाउंट रिटेन अर्निंग्स का बना देता हूँ, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट हम एंड पे जाकर बनाते हैं जब पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बन जाता है। बिकॉज हमने जब क्लोजिंग एक्टिविटीज करनी होती है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास। उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। वो जो क्लोजिंग की एक्टिविटी है वो पीरियोडिक प्रोसेसिंग में आती है क्लोजिंग में। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड तब तक नहीं चल सकता जब तक आपने रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बकायदा डिफाइन ना किया हो। ठीक है। और ठीक है वो सर। रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट वही डिफाइन करना है जो आपने अभी OB53 में किया है। ठीक हो गया। ठीक है सर। बस ठीक है सर। एक प्रॉब्लम होती है कि जब ये रन करना है ना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उससे पहले आपको सारा कुछ, इसकी मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है। बैलेंस जो आपका क्लोजिंग एक्टिविटीज होती है ना मंथली और ईयरली, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट है। उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखना पड़ता है एससीपी में। वो क्या है, उनका क्या सीक्वेंस है, वो डॉक्यूमेंट एज एन अकाउंटेंट आपके पास हर वक्त प्रिंटेड में या वैसे डिजिटल में होना चाहिए। वो आपको दूंगा। उसमें लिखा हुआ है साफ, वो आपको मिलेगा भी लिखा हुआ कि आपने अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उससे पहले क्लोजिंग की सब एक्टिविटीज कर लेनी है। बिकॉज वंस यू डू द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड देर इज नो गोइंग बैक। ठीक है सर। ठीक है। आप लोग लॉगिन करके चेक कर लें एक बार दोनों प्लीज। सब कुछ चल रहा है, ये ना हो के बाद में प्रॉब्लम बने। जरा दोनों चेक कर लें यूजर्स। सर एक दफा तो चेक किया, चल रहा था। सेशन बस खत्म ठीक होने है। से पहले दोबारा चेक कर लेंगे। बस ठीक है। बस ठीक है। चल रहा है तो बस ठीक है। अच्छा, अब कल मैंने एक चीज नहीं करवाई थी, वो मैं अब करवाऊंगा। वो ये है कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट सेटअप कर लिया, फिजिकल ईयर को सेटअप कर लिया, फील्ड स्टेटस हो चुका। अब इसके बाद ना हमारे पास कंट्रोलिंग एरिया की कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैंने कल नहीं करवाई थी। रिवीजन के तौर पे पूछता हूँ, मुझे बताएंगे कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है? थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे, कंट्रोलिंग एरिया क्या चीज़ है? दोनों से पूछ रहा हूँ। सर परेशान ना हो, वैसे ही पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं सर, परेशान नहीं हुए। उसकी उसकी अभी वीडियो सर रिवाइज नहीं थी की, जो फर्स्ट वाली है। अच्छा। बेसिकली सर जो कॉस्ट के लिए मेंटेन करते हैं एरियाज। हाँ, कंप्लीट कॉस्टिंग स्ट्रक्चर जो कंपनी के होते हैं वो कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करता है। इसको अगर अकाउंटिंग की सेंस में बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमेशा टी अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेटअप करता है, लेकिन जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वो टी अकाउंट में नहीं लिखता। वो अलग से मेंटेन करता है रजिस्टर्स में। तो वो जो कॉस्ट का रजिस्टर है ना, एससीपी कहता है जी उस रजिस्टर को अलग से मेंटेन करवा लो। क्योंकि हमेशा जो भी अकाउंट टी अकाउंट में एग्जिस्ट करता है उससे रेलेवेंट कॉस्ट रजिस्टर के अंदर जो रेफरेंस होगा वो उस ट्रांजैक्शन के कोड के साथ मेंशन आकर रजिस्टर में आप लिखोगे मैनुअल मैनुअल अकाउंटिंग में। लेकिन एसएपी के अंदर सिर्फ उन्होंने ये किया कि उस रजिस्टर को एक कंट्रोलिंग एरिया की शक्ल दे दी है। एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू उसमें जो भी आप मेंशन करोगे फॉर कॉस्ट पर्पजेस, अगर तो आप कहोगे कि यार ये जो कॉस्टिंग हमने करनी है ना फॉर इंटरनल एनालिसिस, तो वो कॉस्ट सेंटर के साथ और प्रॉफिट सेंटर फॉर विद रेवेन्यू एंड कॉस्ट, तो सिस्टम लिखेगा। उसका जो मैकेनिज्म मेंटेन करना है वो कंट्रोलिंग एरिया ने करना होता है। तो यूं ही समझ लें कि कॉस्टिंग का रजिस्टर है एक बड़ा, बस वो डिजिटली मेंटेन होगा। तो लीडिंग लेजर जो हम बना रहे हैं ये हमारा फाइनेंस का रजिस्टर है, और हमारा कंट्रोलिंग एरिया हमारा कॉस्टिंग का रजिस्टर है। ठीक है सर। अकाउंटिंग रजिस्टर था ये दोनों, और कुछ नहीं है। ठीक। बंदा इस बंदे की सोच पे क्रिएटिविटी पे चेक करें, बटन फाइनेंस लिमिटेड। क्या बात है, क्या नाम सोचा है। इतना तो मैं भी क्रिएटिव नहीं हूँ। बटन फाइनेंस, ठीक है।
अभी ये यूनिवर्सल जर्नल ओपन हो गया है मेरे से, ये उस पर सोचने में लग गया। चलो। अभी भी थोड़ा सर्वर जो है ना वो कर रहा है। अच्छा, इस तरह अगर हो तो आप हमेशा स्लैश एन करके एग्जिट कर लें, वो ट्रांजेक्शन कई बार बहुत स्लो कर देती है काम। लीडिंग लेजर वाली ट्रांजेक्शन के अंदर कोशिश करें स्लैश एन स्लैश ओ का यूज ज्यादा कर लें, उससे उससे एग्जिट करने में इजी रहता है। अच्छा, अब हम अपना स्टेप पूरा करते हैं जिसमें हमने पहले हम कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे, फिर हम बिजनेस पार्टनर की तरफ जाते हैं। और अब मैं फिर बता रहा हूँ, कल की वीडियो में जो बिजनेस पार्टनर था उसमें काफी सारी चीजें कस्टम क्रिएट करा था। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो वे है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग रोल्स को रेफरेंस करके अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। इट्स अ बिट फास्टर, और एसएपी का इंटरनल नंबर रेंज, इंटरनल हर चीज इस्तेमाल होती है। तो कैसे होगा वो भी देखेंगे। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये जो करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल है ना, करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल यूज होती है कंग्लोमरेट्स में, कंग्लोमरेट्स जिनके अंदर मल्टी रीजनल प्रेजेंस होती है जिनकी। क्यों यूज करती है कंग्लोमरेट्स? बिकॉज कंग्लोमरेट्स कहती हैं कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चल रही है। तो जो कंट्रोलिंग एरियाज डिफाइन होते हैं वो मल्टीपल ग्रुप करेंसी बेस्ड कंट्रोलिंग एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे फिर उनकी वैल्यूएशन प्रोफाइल मैनेज होती है। तो जब फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की जाती है तो वैल्यूएशन प्रोफाइल की बेस पे उनके अकाउंट्स बनते हैं अलग। तो जब ट्रेजरी कैलकुलेशन, तो ये काफ़ी एडवांस चला जाता है लेकिन जस्ट जनरल सेंस में बता रहा हूँ। तो फिर ट्रेजरी वैल्यूएशन करते हुए जब आप इंटरनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स मेजर करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपने ऐड करनी होती है। तो एसएपी में एक प्रोडक्शन के अंदर जगह है, और ट्रांसपोर्ट या कॉस्टिंग मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग रन्स। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एसएपी में है, मार्जिनल नहीं है। वो जब कॉस्ट एब्जॉर्प्शन करनी होती है सिस्टम ऑटोमेटिकली ये चेक करता है कि अच्छा ये किस कंट्रोलिंग एरिया में कॉस्ट आ रही है। तो इस प्रोफाइल की बेसिस पे वो मैप करके तो स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एरिया पे कॉस्ट दे देता है। लेकिन अगर आप सोचें कि क्या अगर कोई हेड ऑफिस होगा, तो हाँ वो हेड ऑफिस में मेन जो करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल होगी वो वहां पे अलग से होगी, और हर स्पेसिफिक रीजन की अलग अलग होगी। ठीक है, ये हमारे आउट ऑफ स्कोप है, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने जो पोर्शन छोड़ दिया था उस वक्त में मैं आज आज पूरा कर रहा हूँ कि ये मतलब है। क्योंकि आप लोग काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वैल्यूएशन प्रोफाइल जो करेंसी की उसका ये पर्पज है। डिस्क्रिप्शन भी जरा दिखा देता हूँ। ये है, ये जो वैल्यूएशन अप्रोचेज है ना, these are recommended only in the case of a conglomerate, because मल्टीपल वैल्यूएशन अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक रीजन में हैं, फिर एक दूसरे रीजन में हैं, और एक उससे ब्रॉडर रीजन में है। अब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर रियल टाइम आपको करेंसी कैलकुलेशन चाहिए। तो इसके बगैर हो नहीं पाता कॉस्ट कैलकुलेशन। हमने अगर मेंटेन करनी है, जरूरत तो नहीं है हमें, लेकिन यहाँ से हमें वहां ले जाएगा। ये देखिए, दो पाथ से वो दिखा रहा है। ये देखिए,
ये जगह थी जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन विद कंट्रोलिंग देखा था। और दूसरी जगह हमारे पास है यहाँ पे, ये दो जगह हैं। जनरल कंट्रोलिंग, वो कंट्रोलिंग क्या एक सेक्शन है उसके अंदर आता है। जब हम जाएंगे डिटेल में जनरल कंट्रोलिंग की सेटिंग करने, तो वहां पे आएगा फाइनल सेटअप में। तो कॉस्टिंग को लेके ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर मैंने ये भी चीज नोट की कि बड़ी कंपनीज के अंदर भी एसएपी यूज होता है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस वो मैनुअल रखते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको देखनी है, वो आपको मिडिल ईस्ट में रीजन में नहीं मिलेगी। वो आपको मोस्टली आप हैरान होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन एसएपी की बहुत ज्यादा डीप हुई भी है कंपनीज में। यकीन नहीं आता मुझे को, लेकिन ऐसे ही है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में आपको इम्प्लीमेंटेशन सऊदी में जो मिलती है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती है। हाँ, अगर आप ऑयल एंड गैस में चले जाएंगे या किसी एफएमसीजी कंपनी के अंदर जाके काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत डीप प्रोसेसेस मिलेंगे। बहुत कॉन्फ़िगरेशन डीप होती हैं। अदरवाइज जनरल कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने किया होता है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल आरामको ने बनाई हुई है, ठीक है। एडनॉक यूज करता है, लेकिन इनॉक नहीं करेगा, नहीं करता। बल्कि एमआर ने भी नहीं की हुई, एमआर रियल एस्टेट में यूज करता है, नहीं किया हुआ। फिर आरटीए जो है वो भी नहीं यूज कर रहा। तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी का क्या यूजेज होगा, स्टाइल होगा, उस हिसाब से। हालांकि आरटीए ने अपना सारा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन 2023 में शुरू किया था, 2025 के के मार्च तक खत्म हो गई है। सारा कुछ एसएपी पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ठीक है, वो वैल्यूएट करते हैं पार्ट्स की वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ करके। जब उनको इंक्लूड करते हैं अकाउंट्स में, तो उस टाइम फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन पे रख के उसकी फिर कॉस्ट में जगह करके इन्वेंट्री कॉस्ट पे डाल देते हैं। बाद में उसको लोकल करेंसी में मैनेज करते हैं, वो नहीं उसको वैल्यूएट करते। हर एक का अपना प्रैक्टिस का हिसाब है। असाइनमेंट, ये बातें रिकॉर्डिंग में आ रही, मार्केट में बोलना दीजिएगा प्लीज। और सेंटर ग्रुप सेटअप करेंगे। अच्छा, अब ये मैंने आपको तरीका बताया था, एनवायरमेंट, सॉरी एक्स्ट्रास एंड सेट कंट्रोलिंग एरिया, ये चेंज हो चुका। अब चूंकि कोई कॉस्ट सेंटर ग्रुप नहीं बना हुआ, तो एंटर प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंटरफेस खोल देगा। हम इधर से कॉस्ट सेंटर्स नहीं बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर ग्रुप से फर्दर नहीं बनाएंगे। हम इसके लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शन कोड यूज करेंगे। वो मैं भी नहीं करवाऊंगा, वो आपको मैं करवा दूंगा। वो बेसिकली अलग इंटरफेस है, जहाँ पे हम सारे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स सब कुछ डिफाइन करते हैं। वो हायरार्की पूरी हमने बनानी होती। और वो इंटरफेस बेहतर भी है, बिकॉज काफ़ी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है।
नंबर रेंज ऑफ ईच एंड एवरी कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट विल बी पोस्टिंग। ये जो नंबर रेंजेस हैं, मैंने करवाई है पहले, कि पहली बार देख रहे हैं ये इंटरफेस? हेलो, आप दोनों किधर चले गए जरा, कोई बात करेगा? सर करवाएंगे हम्म। नंबर रेंजेस। नहीं नहीं, कंट्रोलिंग एरिया की। कंट्रोलिंग एरिया सर नहीं। कंट्रोलिंग एरिया का सेक्शन बेसिकली कॉस्टिंग के लिए है। और ये जो कंट्रोलिंग एरिया की नंबर रेंजेस हैं, इनका काम बेसिकली ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंट्रोलिंग की होंगी, उन सबको एक खास स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एक्टिविटी के हिसाब से मैप करेंगे, तो हर एक की एक नंबर रेंज बनेगी। ये जो एक्टिविटी कोड्स आ रहे हैं, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। हर कंट्रोलिंग एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, उन सब एक्टिविटीज को हम मैप करेंगे। ठीक है। अब कॉइन का मतलब है सीओ थ्रू पोस्टिंग्स फ्रॉम एफआई। कॉस्टिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ जो पोस्टिंग्स होंगी, ये उसके लिए है, ये उस अप्रोच के लिए है बेसिकली। तो अब होगा इस तरह से कुछ कि हमारे पास ये ग्रुप करेंगे, और हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी के हिसाब से डॉक्यूमेंट नंबरिंग बनानी है। ये करते बेसिकली ये है कि अगर कोई भी कंट्रोलिंग से फाइनेंशियल्स के साथ ट्रांजैक्शन अगर होनी है, उसके पीछे अगर हमें कोई कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर या कुछ चीज़ अटैच करनी है, तो सिस्टम उसकी एक नंबर रेंज के अंदर से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा इंटरनली। तो ये वो नंबर है। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कॉस्टिंग मेजरमेंट के लिए फर्दर यूज होंगी। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एसएपी कहता है जी अलग अलग नंबर रेंज दें। तो हमें अपने सिनेरियो में सिर्फ हम कॉइन बना लेंगे, काफ़ी रहेगा। बिजनेस पार्टनर, फिर से बता रहा हूँ, अब बिजनेस पार्टनर मैंने बनाना है इन स्टैंडर्ड सेंस। स्टैंडर्ड सेंस में हम क्या करते हैं कि हम सर्च करेंगे डायरेक्टली।
दीज आर डिफॉल्ट रोल्स। ठीक है, हम इन्हीं को लेंगे, कोई कैटेगरी नहीं बनाएंगे, कोई ग्रुपिंग, हम सिर्फ ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट नथिंग एल्स। हर रोल की अलग अलग कैटेगरी ऑटोमेटिकली बनी हुई है। ठीक है, सीवीआई व्यूज तक लगे हुए हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वे है। अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस पे चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो ये तरीका होता है। ये काफी फास्ट होता है। और आपको दोनों तरीके इसलिए पता होने चाहिए कि एक तरीका होता है कि इंसान को सिर्फ रास्ता पता होता है, एक होता है कि उस रास्ते पे कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होंगी। सर बीपी रोल्स में कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे स्टैंडर्ड में, ऐसे नहीं कर प्रोजेक्ट पे कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड, हमने जी स्टैंडर्ड फंक्शनलिटीज यूज करनी है, तो बस ये तरीका है स्टैंडर्ड का। उसमें सिर्फ हम ग्रुपिंग में जाके सर सिर्फ साइन करेंगे। बस ग्रुप करके हमने ग्रुप कर दिया उसको, हम ग्रुप को कॉल करके डाटा बना लेंगे बस। हमने कोई रोल जी नहीं सर। किया, कोई कैटेगरी, कुछ नहीं किया। फास्ट लगा ना पहले से? जी सर। ये बस ऐसे ही है ये। हम इसी नंबर रेंज को यूज कर लेते हैं। तो क्या नहीं है, कोई बना लेगा बेहतर है।
अच्छा, अब ये होगा कि कैटेगरी हमें डिफाइन नहीं करनी है, हम डायरेक्ट रोल्स और ग्रुप्स लगा सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी पहले से डिफाइंड होगी। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सिस्टम डिफाइंड है पहले से, हमें डिफाइन नहीं करनी। यहाँ पे हम रोल लिख देंगे। डिफरेंस लगा कॉन्फ़िगरेशन में? बिल्कुल फर्क है ना। टोटली डिफरेंट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइनेंस का सेकंड वर्जन आ गया। ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए, सिचुएशन कोई भी आ सकती है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर आपने ग्रुपिंग सेम रखनी है या आपने अपनी कस्टम डिफाइन करनी है? सही। ये जवाब होगा फिर कि हाँ जी सेम करनी है कि डिफरेंट करनी है, वहां से सब हैंडल होगा। देखिए, कंसल्टेंट वो होता है कि जिसको रास्ता मोड़ना भी आता है और सीधा करना भी आता है। कंसल्टेंट वो नहीं है कि जिसको पता अच्छा यार ये ना ये चीज ऐसे बनी हुई है, ऐसे करते हैं, उसको यूं करनी है, ऐसे नहीं होता। वर्क अराउंड सही हो गया। कंसल्टेंट की जिंदगी का पार्ट होता है। सही। कंसल्टिंग इज अ वेरी लुक्रेटिव लाइन ऑफ वर्क, बस उसमें से इंसेंटिवाइजिंग आपको अंडरस्टैंड हो जाए, बस काफी हो जाता है। ठीक ठीक। वो रास्ता कैसे निकालना है, कंसल्टेंट पैसे ऐसे ही बनाता है। कल भी टैक्सेस किए थे, आज भी करते हैं।
है। मैन्युअली अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली टिक करना जरूरी है। अच्छा, एनडब्ल्यूएस और वीएसडी इनपुट आउटपुट के लिए एनडब्ल्यूएस की अकाउंट की है, वीएसडी की इनपुट इनपुट के लिए। लेकिन जो प्रोसीजर चलता है ना इसमें मेन, वो प्रोसीजर बेसिकली एमडब्ल्यूएसटी है। कैसे है? अगर कंडीशन टाइप में जाते हैं ना हम, हमारे पास जो कंडीशन टाइप है ना, MWAS और MWVS दो होती है। अब MWAS के अंदर आप कहते हैं कि आपके पास आउटपुट है, और MWVS इज योर इनपुट। अब आउटपुट के अंदर अगर मैं यहाँ जाता हूँ ना, तो ये VST है, MWST। ये जो MWST है ना, अगर मैं इसमें जाऊं तो हमने जो प्रोसीजर डिफाइन किया था वो इसकी बेसिस पे किया था। कैसे इसकी बेसिस पे किया था मैं दिखा देता हूँ। ये जो प्रोसीजर है ना आपके पास, जो हम कॉपी करके चलाते हैं इसमें, ये वाला, और हम बना देते हैं फौरन। बेसिकली इसका काम ये है कि पोस्टिंग सिस्टम ने किस तरह से करनी है। तो ये आपके पास दो अकाउंट कीज आ गई, हमने दोनों के अकाउंट्स अटैच कर दिए। ये लिखा हुआ है MWAS एंड MWVS। इसके पीछे जो MWST है ना, वो लॉजिकली टेक्स्ट की कैलकुलेशन उठा रहा है। आपको भी मैंने कंडीशन टाइप MWAS दिखाई थी अभी जाके पीछे, साथ VS दिखाई थी। अब मैं इसकी आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ। एक्सेस सीक्वेंस में क्रॉस टेबल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है MWST। ये जो MWST है, इसका काम ये है कि सिस्टम में टेबल बना हुआ है टेक्स्ट का और कंट्री की टेक्स्ट फील्ड्स का। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको एसएपी कहता है रूटीन्स। एसएपी के अंदर बनी बनाई रूटीन्स होती हैं टू टू मैनेज द फंक्शनैलिटी ऑफ सर्टेन फंक्शंस। इन रूटीन्स को हम बनवा भी सकते हैं, वो एबैप का काम है, वो बनाता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें बनी बनाई रूटीन्स होती हैं और एसएपी की डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं, जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे रूटीन्स की डिटेल होती है कि आपने कौन कौन सी रूटीन किस काम के लिए इनेबल करनी है। अब ये लिखा हुआ है 210 211, ठीक है। ये टैक्स टीडी बेसिकली टैक्सेशन से रेलेवेंट कोड है, टैक्स डेट एंड टाइम। तो टी ये दो फंक्शंस है, ये बनी बनी रूटीन है। डेटाबेस के अंदर डाटा पोस्ट होना है, ये रूटीन्स ये डिक्टेट करती हैं कि डेटाबेस में डाटा राइट कब होगा। तो हमने दोनों ये स्टैंडर्ड रूटीन्स है, एससीपी ने बताया हुआ है इसके बारे में। आप अगर एक में जाते हैं तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर ये फील्ड्स हैं जो कि पिकअप होंगी।
ठीक है, इन दो फील्ड्स के अंदर डॉक्यूमेंट डाटा राइट होगा। हर डॉक्यूमेंट फील्ड जो होगी जिसके अंदर टेक्स्ट की वैल्यू आनी है, यही दो फील्ड्स हिट होंगी। अब आप गौर करें तो दोनों टेबल्स के अंदर ये फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कंडीशन टेबल्स। और कंडीशन टेबल्स जो हैं एसएपी में अलग से डिफाइन होते हैं। कंडीशन टेबल का काम ये होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ फील्ड्स उठा लेते हैं और उन फील्ड्स से डाटा राइट करवाते हैं। फाइनेंस के अंदर इसको सिंपल रखा हुआ, ये टेबल आप लोग नहीं डिफाइन करते। ये टेबल मोस्टली सेल्स, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन सब जगह पे होता है। फाइनेंस के अंदर इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उनके टैक्स का टेबल बना होता है। हाँ नहीं, अगर आप कोई 10-15 साल पहले से आप सीख रहे होते तो हाँ उस पर कंडीशन टेबल ही बनवाते थे फाइनेंस में। अब नहीं, उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है इसको थोड़ा सा। ये ईसीसी के टाइम से 2004-5 से ये ऐसे ही है। तो जो हम टैक्स बेसिकली कैलकुलेट करते हैं ना, जो प्रोसीजर बनाते हैं, उसके पीछे वो सीक्वेंस चल रहा होता है जो कि उस अकाउंट को उठाता है। तो हमने जीएल लगा दिया, अब सिस्टम को पता है कि एमडब्ल्यूएस की अकाउंट की जो है वो आउटपुट टैक्स की है। अब इसका जो प्रोसेस है जिसमें आप जो टैक्स का रेट लगाते हैं, वो रेट ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर पे आ रहा है। क्यों? पीछे डेटाबेस की फील्ड्स लगी हुई हैं, सिस्टम को पता है कि इस फील्ड के पीछे मैंने इसको मैप करना है, इस फील्ड के पीछे मैंने दूसरी फील्ड को मैप करना है। वो फील्ड मैपिंग्स अकॉर्डिंगली चल रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको फाइनल जो अगर मैं कनेक्ट करूँ सारी की सारी बात को, तो वो यहाँ से इसका मेन कनेक्शन होता है। ये जब आप इस पे जाते हैं ना, आईएनबी खोलते हैं, ये देखें, ये वही प्रोसेस, ये वही है ना, वो जो हमने भी प्रोसीजर डिफाइन किया, ये वही फील्ड्स है ना 3। यस सर। हाँ, तो इसके पीछे जो डेटाबेस राइट कर रही है ना डाटा को, वो इनके पीछे MWST है, और MWST के पीछे वो दो फील्ड्स हैं जो कि कंट्री और कोड की फील्ड्स हैं। डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट टेबल है उसका नाम है BKPF। दो टेबल्स हैं, BKPF, और एक है BSEG। ये क्या टेबल्स हैं? याद रखें, BKPF का टेबल जो है ना, ये टेबल है डॉक्यूमेंट के हेडर का। हर डॉक्यूमेंट जो फाइनेंस पोस्ट करता है वो BKPF के टेबल में मिल सकती है। अब आपने जब इसको सर्च करना है तो आप जाएंगे SE16 के अंदर, SE16 टेबल सर्च है, BKPF लिखेंगे तो वो बताएगा आपको डॉक्यूमेंट सर्च करनी है किस किस फील्ड के ऊपर। डॉक्यूमेंट नंबर से देखना है, कंपनी कोड से, फिजिकल ईयर से, डॉक्यूमेंट की टाइप से देखना है, डेट से। आप सिलेक्शन करेंगे और रेलेवेंट आप उसमें सर्च कर सकते हैं। फिर है BSEG, ये लाइन आइटम का टेबल है। ये दो टेबल्स हैं फाइनेंस के अंदर। हर डॉक्यूमेंट इन दो टेबल्स में पोस्ट होगी, चाहे वो प्रोडक्शन से आ रही है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से आ रही है, चाहे वो सेल्स से आ रही है, वो जहां से भी आ रही है। BKPF एंड BSEG। BKPF हेडर टेबल, BSEG इज द लाइन आइटम टेबल। वैल्यू यहीं पे लैंड होनी है आपकी। आई थिंक पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर हो गई आज है। ऐसे ही है सर। लेंस लग काफी गए। चीजें नहीं पता लग गई हैं। सही है, लेंस लग गए आज तो। एग्जैक्टली। तो क्या ख्याल है? इजी, मतलब सही जा रहा है, समझ आ रही है? कहीं हवाई जहाज तो नहीं गुजर रहा है ना आसमान से? नहीं नहीं, एक दो दफा सुनेंगे तो ये अपने कंट्रोल में आ जाएगा। सही है। तो सीख साहब नहीं कुछ कह रहे, परेशान हो गए? नहीं नहीं सर, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली डिफाइन करने लगे हैं बैंकिंग को। शुरू करते हैं। सेशन हमारा कितना हो गया है जी, भी देख लें। ठीक है। बैंकिंग में कैश जनरल और बैंक अकाउंट्स हैं। इसको आई थिंक आई एम थिंकिंग आपको मैं ये इकट्ठा क्लस्टर में करवा के ना, आज वेंसडे था ना? जी सर, यस वेडनेसडे। सर। Wednesday था। तो अब सेशन आपका नेक्स्ट वीक होगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ना हमारे, मैं बता देता हूँ। हम बैंक अकाउंट तो नेक्स्ट वीक रिपीट करते हैं, यहाँ पे रोकता हूँ मैं।
बैंक अकाउंट होगा, कैश जनरल होगा, हम डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले सारा सेटअप किया था, सारी की सारी प्रिंटिंग एवरीथिंग। उसके बाद हमने बेसिकली जनरल लेजर के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट का सेटअप है, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के कुछ अकाउंट्स हैं, खासतौर पे फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के अकाउंट्स दोबारा से सेटअप होंगे, वो मैं करूंगा। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको दिखानी है। एक तो इसके अंदर हमारे पास एजुकेशन नहीं, सॉरी एजुकेशन भी ये है, इसमें होगा रिक्लासिफाई का अकाउंट सेटअप करते होते हैं एम वालों के लिए ना, मटेरियल्स मैनेजमेंट, तो वो अकाउंट एक सेटअप होगा। हाँ, ये एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर GRIR क्लियरिंग, ये बेसिकली जब गुड्स रिसीव होती है, इनवॉइस रिसीव होती है, तो फाइनेंस के अंदर एक अकाउंट हिट होता है। अगर इस अकाउंट को डिफाइन कर दें तो इसमें वैल्यू हिट होती है, अगर डिफाइन ना करें तो प्रोक्योरमेंट वालों के पास जो अकाउंट होता है उस वो तो हिट होता ही होता है। ठीक है, ये एक फर्दर क्लियरिंग अकाउंट बन जाता है जिसमें पहले वैल्यू क्लियर होके आती है, फिर इसमें से आगे जाती है। ये ऐड करना ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन दूसरा हमने जो चीज कवर करनी है वो हमने एक तो ओवरहेड क्लियरिंग पहले मैंने दिखाया था, फिर हमने इसमें बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉलरेंस ग्रुप्स हमने किए थे, डनिंग भी हम कवर करेंगे, वो सारा कुछ मैं रिकन्फिगर करवाऊंगा। लेकिन इसके बाद हमें कंट्रोलिंग का कुछ पोर्शन करना है, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये पिछला सारा कवर करवा के शुरू करेंगे। अगली चीज ये है कि फिर हम सब कुछ जब कर चुके होंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूवर्ड्स जो हमारा फाइनल सेक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बैंकिंग और बेसिकली मेन सेक्शंस ये तीन हैं, इसमें स्पेसिफिक एरियाज हैं, एंड देन वी विल कम डाउन टू एसेट अकाउंटिंग। ये हमारा फाइनल एंड मेन पोर्शन है। और हमने फिर ट्रांजेक्शन्स मतलब कोशिश करके हम बेसिकली जो नेक्स्ट वीक है ना हमारा, उसमें हम वी विल बी रीचिंग अबाउट 80%। ठीक है, काफी हम कवरेज करेंगे प्रॉपर टॉपिक्स की। ठीक है, जी सर, ठीक है। अब आपके ठीक पास है दो सर। वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस आज आ जाएंगी, दोनों को देखिए, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। अपनी कंपनीज बनाइए, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।